हेलो दोस्तों, मैं किसले सर आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल बना हुआ है इतिहास की दुनिया 99। आप उस पर जाकर के सर्च करके देखिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। अगर आप 9, 10, 11, 12 की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप उपहार आर्ट क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये जो है बाबा साहब का एक भाषण है, श्रम विभाजन जाति प्रथा। ये पूछ रहा है कि यह जो है किस भाषण का संपादित अंश है, तो वो हो जाएगा एनहिलेशन एनहिलेशन ऑफ इंडिया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, द कास्ट इन अनहिलेशन ऑफ इंडिया, हु आर शूद्राज, ये सब पूछे किसका बुक है? ये भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। इनको भारत में संविधान निर्माता यानी भारत में संविधान का जनक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न अगला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। ये भी कोई पूछने वाला बात है, बच्चा आंख मूंद करके लगाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? वो है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। इनका जन्म आप लोग बताइए कहाँ हुआ है फटाफट, तब तक मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। चलिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? एमपी के यानी मध्य प्रदेश के महू स्थान में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मैं बताया कि मध्य प्रदेश के महू जिला में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दिसंबर 1956 को हो गई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। इसको हम लोग भारत में संविधान सभा का जनक कहते हैं। और भारत का संविधान बनने में टोटल कितना रुपया खर्च हुआ था? तो 6399 का क्यों कीजिएगा तो 729, बीच में 6 लगा दीजिएगा, ये हो गया 63,96,729 रुपया उस समय खर्च हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? मतलब भीमराव जो थे उनके जीवन से संबंधित जुड़े जो रचनात्मक व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? तो वो 3 थे। कौन थे? वो 3 थे। 3 कौन कौन था? एक द बुद्धा, कौन है? भगवान बुद्ध और ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फूले और गांधी जी, ये तीनों को अपना क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। आपको ये बात याद रखना होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म हुए थे? दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो कोई पैसा वाला इंसान नहीं था। उनका जो था एक पिछड़ा वर्ग से वो ताल्लुक़ रखता था। वो दलित वर्ग से था और दलित लोगों पर जो था उस समय दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। इन लोगों को कपड़ा पहनने तक का हक नहीं था। अगर ये लोग कपड़ा पहनेगा तो उनको टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को कहते थे मूलाकर टैक्स। क्या कहते थे? मूलाकर टैक्स। तो ये दलित वर्ग के थे। बाद में इन्होंने भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाया। किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो किसका माना जाता है? तो ये माना जाता है जाति प्रथा का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जातिवाद को जो लोग मानते हैं, ऐसे लोग कभी आपके गांव समाज में होंगे जो लोग मानते हैं कि लोहार के बेटा लोहा ही ठोकेगा, सोनार का बेटा है तो वो सोनारी काम ही सीखेगा, हलवाई का बेटा है तो वो रसगुल्ला बनाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास में टैलेंट है चांद पर जाने का भाई, तो आप धरती पे रसगुल्ला बना के क्या कीजिएगा? आप अपने टैलेंट से आगे बढ़िए। तो जातिवाद के पहले के ज़माना में जो होता था, 4 कास्ट हुआ करता था। एक हुआ करता था ब्राह्मण, और एक हुआ करता था
राजपूत, ब्राह्मण राजपूत, और एक होता है ब्राह्मण वैश्य, वैश्य, और एक होता था क्षुद्र, जिसको हम लोग चंडाल कहते थे। क्या कहते थे? चंडाल, चंडाल कहते थे। तो ब्राह्मण सबसे उच्च कोटि का, इसका कारण बताया गया है कि इसका जन्म जो हुआ है ब्रह्मा के मुख से हुआ है। और और उसके बाद में वैश्य, वैश्य जो था ब्राह्मण और राजपूत, ब्राह्मण और राजपूत को का सेवा किया करते थे वैश्य, और राजपूत का काम था युद्ध लड़ना, और वैश्य का काम करता था कि ये दोनों को सहायता प्रदान करना। जो चंडाल था इनका काम था मुर्दा उर्दा जलाने का काम क्या करता था ये लोग। लेकिन पहले के ज़माने में जो था वो जो था जन्म आधारित जाति प्रथा था। इसी कारण आपने देखा होगा महाभारत में कर्ण के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है। वेद का उच्चारण पड़ता है तो उनके भाई के मुंह में सोना पिघला के डाल दिया जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रकार किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो दोस्तों जाति प्रथा जो है ना, एक प्रकार का अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट होगा। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार जो है श्रम विभाजन का आधार क्या है? यहाँ के लोग जो है चाहे आप कोनो काम जानते हैं, करने में एक्सपर्ट हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती आपको कोनो काम में भेज दिया जाता है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि। अगर मनुष्य की रुचि अच्छा रहेगा तो अच्छा काम करेगा, अच्छा मन लगेगा उसको काम करने में। अगर पैतृक पेशा पे जाएगा, पिता ने जो काम करके आया है, बेटा को कोई जरूरी नहीं कि वो काम करेगा। अगर उसके अंदर कौशल क्षमता है किसी और काम करने का तो वो कर सकता है। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन की आधार क्या है? तो ये है श्रम विभाजन का आधार क्या है पैतृक पैसा। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किए गए हैं? श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है ये ललई सिंह यादव, किसके द्वारा? ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? दोस्तों जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को जो प्रभावित करती है वो कैसे करती है? यह मनुष्य के पेशे को बढ़ा देती है, यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ऑप्शन सी में है, यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है, या मनुष्य के पेशे के लिए दक्ष बनाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है कि विडंबना का क्या अर्थ है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने विडंबना शब्द का प्रयोग किया है। तो वो पूछ रहा है कि विडंबना का आखिर क्या अर्थ है? विडंबना का अर्थ होता है दोस्तों उपहास, किसी का मजाक उड़ाना। तो वही क्या है? विडंबना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? लेखक के अनुसार श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार जो है सच्चे लोकतंत्र क्या होता है? क्या जाति प्रथा? बिल्कुल गलत है। कानून व्यवस्था ये भी नहीं होगा। सुशासन ये भी बिल्कुल नहीं होगा। भाईचारा, हम सब आपस में भाईचारे के रूप में रहे, यही वो चाहते थे भीमराव अंबेडकर जी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? वो किनसे प्रभावित थे? तो आपको मैंने अभी भी बताया था कि बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से भी वो प्रभावित थे। हाँ बुद्ध से तो थे ही, और कबीर से भी थे, ज्योतिबा फुले से थे। तो ये तीनों ऑप्शन में बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सॉरी दोस्तों, उसका मैंने उस समय महात्मा गांधी बोल दिया था, वो गलत था। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पर। 16 बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? तो वो टोटल 21 खंडों में प्रकाशित हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में।
और लाहौर अधिवेशन पूछे कब हुआ था, ये हुआ था 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो JL नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे, ऑप्शन में आप देख करके बताइए, जो भीमराव अंबेडकर के प्रेरक थे। महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल नहीं, विवेकानंद बिल्कुल नहीं, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों से ये प्रभावित थे। हिंदू ये कबीर जी कहा करते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। मतलब उच्चतम शिक्षा पाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क चले गए। इनको कौन सहायता प्रदान किया था, बड़ौदा के नरेश। कौन किया था, बड़ौदा के नरेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध एंड हिज्म के लेखक कौन है। बुद्ध एंड हिज्म बोले द कास्ट एंड अनहिलेशन ऑफ इंडिया, ये सब पुस्तक किसका है, तो ये है किसका है, भीमराव अंबेडकर का। किसका है, भीमराव अंबेडकर। इसको भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। चलिए भीमराव अंबेडकर की रचना है, भीमराव अंबेडकर की पूछ रहा है कौन सा रचना है, तो देखिए आप खोजिए, भारतीय लिपियों की कहानी नहीं है, ये भी नहीं है, विचार और वितरण नहीं है, संत परंपरा और साहित्य ये भी नहीं बताए, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, दिन प्रतिदिन हिंदुओं की जनसंख्या गिरती जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं। इसका ऑप्शन ए में है श्रमिक विभाजन, ऑप्शन बी में है दलित विभाजन, ऑप्शन सी में है साम्यजनों का विभाजन, ऑप्शन डी में है कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से प्रश्न को आपको मैं समझा देता हूँ। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं, मतलब श्रम के साथ साथ यहाँ पर इंसानों का बंटवारा भी कर दिया गया है। उनके मतलब जो करने का शक्ति है, काम करने का शक्ति है, उनको भी बांट दिया गया है। तो ऐसा बात वो कहना चाहते हैं। जब आप कहानी को बढ़िया से रीडिंग कीजिएगा तो आपको इन सारे बात प्रश्न को कभी भी याद करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल है, आप वहाँ पर भी जा कर के आप लगभग 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुका है, काफ़ी लोग वहाँ से पहले जुड़े हुए हैं। इतिहास की दुनिया 99 ITI इतिहास की दुनिया 99 यूट्यूब पे जा कर के आप सर्च मारिए। वहाँ अगर आप वहाँ पर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तभी आप सर्च मारिएगा, वरना 9-10 के लिए 9-10 11 के लिए ये चैनल 11-12 के लिए चैनल बेस्ट चैनल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि। जाति प्रथा जो है ये कहता है कि श्रम विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशे पर आधारित है, इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है। डी, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि दोस्तों जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती काम करवाइएगा तो वो आपको अच्छा काम करके नहीं देगा। जब उसका रुचि रहेगा, मन लगेगा तब आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। यह मनुष्य की रुचि पर निर्धारित नहीं करती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न अगला है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। गरीबी और उत्पीड़न से भी ज़्यादा समस्या भीमराव जी किसे मानते हैं। निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ अव्यवस्था में करना, ऑप्शन अनुभवहीनता में करना, कार्यकुशलता का अभाव, एकता का अभाव। बिल्कुल तीनों प्रश्न गलती है, तीनों ऑप्शन गलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, निर्धनता, कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना। मतलब आप जो काम नहीं करना चाहते हैं आपको वही काम बार बार करने के लिए दिया जाएगा, तो यकीन कीजिए कि आप एक न एक दिन उस काम को आप छोड़ दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसलिए आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको भाता है, आप वही काम कीजिए, परफेक्ट कीजिए, लगा दीजिए सारा दम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला है, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही
उसकी पेशा निर्धारित कर देती है, तो वो कौन सा कर देती है, तो जाति प्रथा। हाँ, जब जाति प्रथा का जब बोलबाला रहता है तो बच्चा जन्म हुआ तो उसी समय समझ गया कि महादलित का बच्चा पैदा हुआ, तो उसको हाथ में पसनी कचिया धरा दिया कि गेहूँ काट करके लाएगा। हलवाई का बच्चा पैदा हुआ तो उसका हाथ में छनौटा धरा दिया, और सोनार का बच्चा पैदा हुआ तो हाथ में हथौड़ी धरा दिया। तो इनसे क्या होता है, मैं कहने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बल्कि अपने बच्चों से वो पूछते नहीं हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसका ज़बरदस्ती कहता है कि बाप का जो बिजनेस है उसको संभालो, भले ही उन्हें काम करने में मन लगे या ना लगे, लेकिन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति व्यवस्था कारण विवश हो जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनु कहा जाता है। दोस्तों, आधुनिक मनु या संविधान सभा का जनक हम लोग किसको कहते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को। किसको कहते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के ये याद रख लीजिएगा अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको अजात शत्रु या देश रत्न के नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, संचारित का शब्दार्थ है। दोस्तों, संचारित का अर्थ पूछ रहा है क्या होता है, तो प्रवाहित होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक इस बात की विडंबना करती है कि आज भले ही दुनिया इतने टेक्नोलॉजी में चल गई है, लेकिन आजकल के लोग जो है वही सड़े कुचे समाज के दबे फैसले को लेकर के जी रहे हैं, जातिवाद को मान रहे हैं, एक दूसरे को छूने से भी घबराते हैं। तो ऑप्शन देखिए, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। हाँ, ये बात तो थोड़ा लग रहा है, अच्छा है। जातिवाद के पोषक के नगन के ये गलत है। जातिवाद की दृष्टि से जातिगत उचित है, उचित नहीं है। जातिगत लोकतंत्र विरुद्ध ये भी नहीं है। तो हाँ, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। आज भी लोग हैं जो जाति प्रथा को बहुत ज़्यादा मानता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जब आप कहानी को रीडिंग कीजिएगा तो उसमें लेखक कहते हैं भीमराव जी अंबेडकर, मैं मानता हूं कि हमारा आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए, एकदम दूध और पानी के जैसा होना चाहिए। क्योंकि जब दूध में कुछ मात्रा में पानी मिलाते हैं तो हमको उतना पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम लोग भी आपस में मिलजुल करके रहे, आपस में भाईचारा बना करके रहे, भ्रातृत्व की भावना बना करके रहे। तो खोजिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। दोस्तों, लेखक जो है बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण किसे मानते हैं, यह है जाति प्रथा को। किसको मानते हैं, जाति प्रथा को। इसलिए मानते हैं कि आप मान के लिए ऐसे व्यक्ति को काम करवाने के लिए लेकर चले गए, उसको पैसा की ज़रूरी था, बेचारा वो चले गया, उसको वो काम करने में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। अगर आप अच्छा जो वो काम करता है, आप उतने टैलेंटेड लेबर को लेकर के जाते तो 3 घंटा का काम 1 घंटा में कर देता। तो यही बात यहाँ पर पूछ रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, ये जाति प्रथा के कारण ही मानते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। मुकनायक, आप याद रख लीजिएगा, मुकनायक भी दोस्तों ये भी पत्रिका किसका है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। और साथ साथ आपको याद रखना है कि बहिष्कृत भारत, मुकनायक, बहिष्कृत भारत, ये दोनों पत्रिका दोस्तों किसका है, भीमराव अंबेडकर का है। चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर के प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान सभा का जनक बोले या पिता बोले, हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग दोस्तों की और किसी को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं, हम लोग भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। महात्मा गांधी को हम लोग देशद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर और बाबा मलंग बाबा मलंग और भी इनके बचपन का नाम इसका क्या था, मनिया, कई सारे नाम से हम लोग इनको जानते हैं। वन मैन बाउंड्री फोर्स हो गया, ये सब नाम किसका है, महात्मा गांधी का है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू
के समाधि स्थल को दोस्तों हम लोग शांति वन कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति वन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगला हम लोग बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का वांग हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अभी तक वांग जो हिंदी में जो लगभग 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जो व्यक्ति अपना मन से काम करेगा वही व्यक्ति अपना काम कार्यकुशलता पूर्वक करेगा। तो ऑप्शन खोजिए, श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ये मानता है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। जाति को भी नहीं मानता है, श्रम विभाजन, हाँ श्रम विभाजन को मानता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता के क्या नाम थे? तो राम किशोर सकपाल। क्या नाम थे? रामजी सकपाल। क्या नाम थे? दोस्तों थोड़ा भूल रहा हूँ, रामजी सकपाल शायद नाम थे। ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी या सी इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? जिनकी माता का नाम शीलाबाई। क्या नाम थी? भीमाबाई। क्या नाम थी? भीमाबाई। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर को पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? तो इनको हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। याद कर लीजिए, ये वही टाइम है जब बीएचयू का स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म, यह किनकी रचना है? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुक नायक। दोस्तों एक पत्रिका है। मुक नायक क्या है? यह एक पत्रिका है जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाबा साहब भीमराव द्वारा लिखा गया है। यहाँ से पूछा मुक नायक क्या है? तो यह एक पत्रिका है। किसका है? तो अंबेडकर जी का है। किसका है? अंबेडकर जी का है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? किसको आवश्यक माना जाता है? श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। किसको? श्रम विभाजन को बिल्कुल आवश्यक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? दोस्तों जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? इसका चलिए हम लोग देखते हैं क्यों इसका प्रमुख कारण बनी है। उत्पीड़न से, बेरोजगारी से, अमीरी से, गरीबी से। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? बेरोजगारी से। बेरोजगारी के कारण ही जाति प्रथा भारत में एक प्रमुख कारण बन चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो इनका जो विख्यात भाषण है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये इनका सबसे विख्यात भाषण है। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? तो भीमराव अंबेडकर ने किसकी रचना की? जाति प्रथा और श्रम विभाजन की। किसकी की? जाति प्रथा और श्रम विभाजन की रचना की। भारत से हम क्या सीखे? इसका भी नहीं, यही ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? दोस्तों श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? दोस्तों यह एक निबंध है या शब्द चित्र है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? दोस्तों एक सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? एक सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? जो कार्य कुशल हो, जो सब काम करने में निपुण हो, उसको मानता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सॉरी दोस्तों, इस चैप्टर में यही 49-50 प्रश्न था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा उनका मैं बहुत जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं कहता हूं अगर आपने इतना पढ़ डाला तो आपकी लाइफ हो गई झिंगा लाला। इससे बाहर भैया एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये हमारी वादा है, गारंटी है, क्योंकि हमने खुद काफ़ी अच्छा मार्क्स को ऑब्जर्व किया है इस टाइप से पढ़ के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।